मंगलमय मंगल करण वीतराग विज्ञान। नमो ताहि जात भय अरहंतादि महान। करि मंगल करि हो महा ग्रंथ करन को काज। जात मिल समाज सब पावे निज पद राज। इस भव तरु का मूल एक जानहु मिथ्या भाव। ताको करि निर्मूल अब करिए मोक्ष उपाय। निश्चय व्यवहार के भेद को न जानता हुआ ये जीव किस किस प्रकार की भूलें कर बैठता है, उसका यहाँ पर चित्रण पंडित साहब यहाँ पर बखूबी से करने वाले हैं। निश्चयाभासी, व्यवहाराभासी, उभयाभासी और चौथा मिथ्या दृष्टि रखा गया है सम्यक तो सन्मुख मिथ्या दृष्टि। तो निश्चयाभासी तो वह जीव है जो केवल निश्चय का पक्ष लेकर के बैठा है और उसको व्यवहार का पक्ष बिल्कुल भी नहीं आया है। बात एक। व्यवहाराभासी बराबर इसका विरुद्ध कहा जा सकता है, जिसको पूर्णतः व्यवहार ही का पक्ष मान करके उसी को मोक्ष का मार्ग जानते हुए निश्चय के पक्ष का उच्छेद कर देता है। और उभयाभासी तो वह होता है, ये मत समझना कि दोनों को नहीं मानता। उभयाभासी वो होता है जो निश्चय और व्यवहार दोनों को इक्वली 50-50% मोक्ष मार्ग मानता हुआ दोनों में प्रवृत्ति करने की कोशिश करता है। सो ऐसा उभयाभासी होता है। और चौथा जो प्रकार का जीव है सम्यक तो सन्मुख मिथ्या दृष्टि, सो इसको निश्चय व्यवहार का बराबर से ज्ञान है। निश्चय व्यवहार की विवक्षा है, सब पता है। व्यवहार कब प्रयोजनवान है ये पता है, निश्चय का अवलंबन कब करना है वो पता है, और निश्चय मतलब निश्चय नहीं के विषय का कब अवलंबन करना है ये भी जानता है। और अवलंबन करते करते अब एक ऐसे पॉइंट पर आ पहुंचा है कि अब थोड़े ही देर में उसको सम्यक तो होने वाला है, इसलिए उसको सम्यक तो सन्मुख मिथ्या दृष्टि ऐसा नाम दिया गया है। ठीक है, तो इन चार मिथ्या दृष्टियों की यहाँ पर चर्चा करने वाले हैं। सर्वप्रथम निश्चयाभासी से प्रकरण आगे बढ़ाया जाएगा, परंतु ये प्रकरण हम चालू करें उससे पहले भूमिका के रूप में कुछ एक कंसेप्ट क्लियर करना चाहूँगा, जिसको लेकर के ये आने वाले अध्याय में इस अधिकार में आपको दिक्कत ना आए, इस हिसाब से अपन कुछ चर्चा करते हैं। देखिए, निश्चय और व्यवहार हमें दो प्रकार से लगाने होते हैं। दो अपेक्षाओं से इसका विचार किया जा सकता है, एक वस्तु स्वरूप अपेक्षा, एक मोक्ष मार्ग की अपेक्षा। ये मैं पहले बताता हूँ आपको क्या करना है, क्या नहीं, क्या होता है क्या नहीं होता है, मैं आपको बताता हूँ, फिर मैं आपको लिखाऊंगा भी। ठीक है, बट पहले अभी आप उपयोग एक केंद्रित करके सुनिए मैं क्या कह रहा हूँ। निश्चय और व्यवहार की जो चर्चा है वो हम दो अपेक्षाओं से कर सकते हैं, एक वस्तु स्वरूप की अपेक्षा से और एक मोक्ष मार्ग की अपेक्षा से। सो वस्तु स्वरूप की अपेक्षा मतलब क्या? वस्तु स्वरूप की अपेक्षा मतलब क्या? कोई प्रयास करेगा? चलो पहले तो आप मोक्ष मार्ग की अपेक्षा क्या ये बताने की कोशिश कीजिए, क्योंकि वो काफ़ी आसान है। पहले वो बताइए, फिर मैं आपको बताता हूँ वस्तु स्वरूप की अपेक्षा निश्चय व्यवहार क्या कहा जाता है। मोक्ष मार्ग में निश्चय और व्यवहार ये हम कैसे लागू करेंगे? चलो मैं बताता हूँ, अपने पास इतना समय नहीं है कि अपन इतना टाइम रुके। देखिए, निश्चय मतलब होती है शुद्धता। निश्चय इज इक्वल टू शुद्धता, व्यवहार इज इक्वल टू अशुद्धता। एक आप कहीं पर भी लगाइए, वस्तु स्वरूप में लगाइए या मोक्ष मार्ग में लगाइए, किसी भी अपेक्षा से लगाइए, एक फॉर्मूला आपके दिमाग में चाहिए। निश्चय बोला तो शुद्धता, व्यवहार बोला तो अशुद्धता। अब इस भेद में, इस चक्कर में मत पड़ जाना, नहीं साहब अपन ने तो निश्चय के 4 भेद देखे, उसमें एक अशुद्ध निश्चय है। अभी वो कंसेप्ट बीच में मत लाओ, अभी तो मैं जो बता रहा हूँ बस वो सुनते जाइए। ठीक है, तो निश्चय मतलब आपको शुद्धता समझना है, व्यवहार मतलब आपको अशुद्धता समझना है। ठीक है, वस्तु स्वरूप की शुद्धता मतलब क्या? वस्तु स्वरूप में शुद्ध कहा
मतलब ध्रुव या फिर अभेद जिसे कह सकते हैं, दृष्टि का विषय जिसे कहा जाता है, सो निश्चय की शुद्धता कहलाती है। पॉइंट नंबर 1। और निश्चय की वस्तु स्वरूप की अशुद्धता या वस्तु स्वरूप में व्यवहार आप कैसे लगाएंगे? जो उसकी अशुद्धता हो गई, मतलब जो पर्याय हो गया, जो भेद हो गया, उसी को हम व्यवहार कहेंगे। फिर से वस्तु स्वरूप की अपेक्षा अपन बात कर रहे हैं, निश्चय व्यवहार कैसे लागू होगा। उपयोग देकर सुनिए, अगर उपयोग देकर के नहीं सुनेंगे तो एक कान से गया दूसरे कान से निकल जाएगा, बिल्कुल भी समझ में नहीं आएगा, और मानता हूं कि थोड़ा सा क्लिष्ट जाएगा, बट ऐसे क्लिष्ट विषय नहीं समझे, अभी नहीं समझेंगे तो फिर कभी नहीं समझेंगे। ठीक है, जब मैंने पहली बार सुना था मुझे भी बहुत टफ गया था, बट हम बार बार लगातार इन विषयों का अध्ययन करेंगे, रिपीटिशन करेंगे, और मैं आई विल मेक श्योर कि इसी कक्षा में मैं 4-5 दफ़े तो ये रिपीट करवा के लूँगा, ताकि आपको भी बराबर से ये ख्याल में आ जाए, एक आइडिया आ जाए कि ये चर्चा चल क्या रही है। वस्तु स्वरूप की अपेक्षा हमें निश्चय और व्यवहार समझना है। वस्तु स्वरूप में निश्चय मतलब क्या? वस्तु की शुद्धता। वस्तु की शुद्धता कैसे देखने में आएगी? जो ध्रुव है, जो ध्रुव वस्तु है, या जो अभेद वस्तु हम कह सकते हैं, दृष्टि का विषय, उसी को यहाँ पर निश्चय कहा जाएगा। पॉइंट नंबर 1। व्यवहार मतलब क्या? लिखिएगा कोई नहीं, कोई लिखिएगा नहीं, मैं आपको लिखाऊंगा बराबर से। ठीक है, व्यवहार मतलब क्या? व्यवहार मतलब अशुद्धता, और अशुद्ध मतलब क्या? पर्याय। अपन ने निश्चय में लिया था ध्रुव, तो यहाँ पर क्या लेंगे? पर्याय। निश्चय में अपन ने लिया था अभेद, तो व्यवहार में क्या लेंगे? भेद। इसी से एक फॉर्मूला निकल करके आता है, भेद सो व्यवहार, अभेद सो निश्चय। सिंपल, भेद सो व्यवहार, अभेद सो निश्चय। जहां जहां भी भेद की बात आई वहां वहां व्यवहार लगेगा। व्यवहार नय की प्रमुखता हो जाती है, और जहां जहां अभेद होता है तो वहां वहां निश्चय नय की मुख्यता हो जाती है। और इसी परिभाषा से हम वो कह सकते हैं कि जो अशुद्ध निश्चय ने भी बताया था ना, तो वहां पर अशुद्धता को और द्रव्य को एक कहा था, वहां अभेद बताया था, तभी जाकर के उसको अशुद्ध निश्चय ऐसा कहा था। ठीक है, ये समझने वाली बात है। ये तो अपने वस्तु स्वरूप की अपेक्षा बात कही। अब मोक्ष मार्ग की अपेक्षा मतलब क्या? मोक्ष मार्ग में निश्चय व्यवहार कैसे लागू करेंगे? मोक्ष मार्ग में निश्चय मतलब भी शुद्धता होती है, परंतु यहां पर शुद्धता मतलब तुम्हारा संवर निर्जरा, जो तुम्हारी आत्मस्थिरता है, उसको यहां पर शुद्धता कहा जाएगा। पर्याय में प्रकट हुई शुद्धता। वस्तु स्वरूप की जो बात है वो आपको अनादि निधन, द्रव्य की शुद्धता, द्रव्य की अशुद्धता के बारे में बात करेगी। जो मोक्ष मार्ग की शुद्धता अशुद्धता है, वो पर्याय की शुद्धता और अशुद्धता के बारे में बात करती है। इजी है। अब मोक्ष मार्ग की शुद्धता मैंने क्या कहा? जो संवर निर्जरा रूप प्रवृत्ति है, जो आत्मस्थिरता है, उसी को यहां पर मोक्ष मार्ग में निश्चय कहा जाता है। मतलब ये निश्चय के धारक है। ठीक है, और मोक्ष मार्ग में व्यवहार मतलब क्या? जो शुभ क्रिया, शुभ आचरण पाया जाता है भूमिका के अनुसार, उसको व्यवहार कहा जाता है। कितने जन थोड़ा बहुत समझ रहे हैं मैं क्या कहना चाह रहा हूं? मैं जानता हूं पूरा नहीं समझ में आएगा, थोड़ा बहुत तो भी समझ में आ रहा है क्या? वही तो बता रहा हूं, दो अपेक्षा से बात कर रहे हैं। थोड़ा थोड़ा समझ में आ रहा है कुमकुम जी आपको? ओके, अब एक काम करते हैं, पहले हम कुछ लिखते हैं, उसके बाद में आपको और क्लैरिटी आएगी। ठीक है, एक 3 कॉलम का चार्ट बनाना है आपको। चार्ट बनाना है जिसमें 3 कॉलम बनेंगे। पहले कॉलम का हेडिंग दीजिए अपेक्षा, दूसरे कॉलम का हेडिंग दीजिए निश्चय, तीसरे कॉलम का हेडिंग दीजिए व्यवहार। पहले कॉलम का हेडिंग अपेक्षा और दूसरे कॉलम का निश्चय, तीसरे कॉलम का व्यवहार। अब पॉइंट नंबर 1 लिखिए उसमें। पॉइंट नंबर 1 अपेक्षा के नीचे लिखिए वस्तु स्वरूप। वस्तु स्वरूप द्रव्यगत शुद्धता।
निश्चय में लिखेंगे द्रव्यगत शुद्धता। इक्वल टू ध्रुव इज इक्वल टू अभेद इज इक्वल टू अभेद। और इन तीनों का एक शब्द क्या देंगे? शुद्ध। इन तीनों को एक शब्द क्या कहेंगे? शुद्ध। हो गया ये लिख करके? मैं फिर से रिपीट करता हूं। पॉइंट नंबर 1 लिखा होगा आपने, वस्तु स्वरूप। निश्चय के कॉलम में लिखना है उसके सामने द्रव्यगत शुद्धता इज इक्वल टू ध्रुव इज इक्वल टू अभेद, और इन तीनों का एक शब्द लिखना है शुद्ध। मतलब आप कर्ली ब्रैकेट बना सकते हैं उसके लिए, या फिर एक छोटा सा तीनों से एक एरो निकालिए और एक शब्द की तरफ दिखाइए शुद्ध। ओके, आई होप ये हो गया होगा। अब मैं आपको व्यवहार की बात कहता हूँ वस्तु स्वरूप की अपेक्षा। वहां पर लिखना है आपको द्रव्यगत अशुद्धता। द्रव्यगत अशुद्धता इज इक्वल टू पर्याय इज इक्वल टू क्या लिखेंगे? परफेक्ट, भेद। ठीक है, व्यवहार में आपने लिखा होगा द्रव्यगत अशुद्धता इज इक्वल टू पर्याय इज इक्वल टू भेद, और इन तीनों को एक शब्द क्या कहेंगे अपन? परफेक्ट, बहुत अच्छा, समझ में आ रहा है, गुड। ये तो हो गया, अपन ने वस्तु स्वरूप की अपेक्षा कुछ बातें लिख ली। अब पॉइंट एक लाइन छोड़ करके पॉइंट नंबर 2 लिखिए, मोक्ष मार्ग। मतलब मोक्ष मार्ग की अपेक्षा निश्चय व्यवहार कैसे लगाएंगे, इसकी बात करने वाले हैं। तो यहां पर लिखिए पर्यायगत शुद्धता इज इक्वल टू संवर निर्जरा इज इक्वल टू आत्मस्थिरता और इन तीनों के लिए एक शब्द देंगे शुद्ध। इन तीनों को एक शब्द देंगे शुद्ध। अब व्यवहार में आप कैसे लिखेंगे ये आपको मुझे बताना है। अभी ट्राई कीजिए, मैं तो बताऊंगा ही, आप बताइए। मोक्ष मार्ग में व्यवहार आप कैसे लिखेंगे? बराबर, आगे ये फिर से ओके, करेक्ट, बहुत अच्छा। मैं इसी को थोड़ा रिफाइन करके बताता हूं। आपने बिल्कुल सही अप्रोच रखा है। लिखेंगे पर्यायगत अशुद्धता, वहां पर लिखेंगे पर्यायगत अशुद्धता इज इक्वल टू आश्रव बंध यहां पर संवर निर्जर लिखा था, यहां पर आश्रव बंध लिखेंगे। ठीक है, आश्रव बंध इज इक्वल टू आत्मा में अस्थिरता ब्रैकेट शुभ भाव शुभ क्रिया।
ब्रैकेट में शुभ भाव शुभ क्रिया, आत्मा अस्थिरता के ब्रैकेट में लिखेंगे शुभ भाव शुभ क्रिया। और इन तीनों को एक शब्द क्या देंगे? इन तीनों को मिलाकर के एक शब्द क्या कहेंगे? परफेक्ट, अशुद्धता। परफेक्ट, अशुद्धता कह लेंगे। ओके, कितने जनों को अभी भी थोड़ी दिक्कत लग रही है चार्ट समझने में? समझ में आ रहा है डॉक्टर साहब? डॉक्टर साहब को तो समझ में आ गया। ओके ओके, एक बार अपन फिर से रिपीट करते हैं और फिर अपन आगे बढ़ते हैं। ओके, देखिए प्रकरण कहाँ से चालू किया अपन ने? प्रकरण चालू किया है कि वस्तु स्वरूप की अपेक्षा और मोक्ष मार्ग की अपेक्षा निश्चय व्यवहार कैसे लगाते हैं। ठीक है, क्योंकि हर जगह निश्चय का अर्थ वो नहीं होगा जो अभिप्रेत होगा, जो हम विचार कर रहे होंगे, नॉट नेसेसरी वही अर्थ वहाँ पर अभिप्रेत होना चाहिए। वस्तु स्वरूप का प्रकरण चल रहा होगा तो वहाँ पर आपको निश्चय व्यवहार मतलब क्या लगाना चाहिए, तो उसकी बात करते हैं। जब वस्तु स्वरूप की बात चलती है, द्रव्य पर्याय आदि की बात चलती है, तो वहाँ पर निश्चय मतलब समझना द्रव्यगत शुद्धता बराबर ध्रुव बराबर अभेद, उसी को एक शब्द दिया था शुद्ध। ठीक है, और वस्तु स्वरूप में व्यवहार बोला तो व्यवहार से क्या समझे हम लोग? द्रव्य की अशुद्धता इज इक्वल टू पर्याय इज इक्वल टू भेद, और इन तीनों का एक शब्द क्या देंगे? अशुद्ध। ठीक है, वस्तु स्वरूप में देखो मैंने कहा ना कि निश्चय हो, किसी भी अपेक्षा से विचार करो, निश्चय बोला तो शुद्धता, व्यवहार बोला तो अशुद्धता। अब वो अशुद्धता का अर्थ कैसे समझना? तो वस्तु स्वरूप में निश्चय की शुद्धता बोले तो द्रव्यगत शुद्धता इज इक्वल टू ध्रुव इज इक्वल टू अभेद, और व्यवहार में द्रव्यगत अशुद्धता पर्याय भेद। ठीक है, अब अपन आते हैं मोक्ष मार्ग के प्रकरण में। तो मोक्ष मार्ग का जब प्रकरण चालू होगा तो वहां पर निश्चय का अर्थ द्रव्यगत शुद्धता ये या फिर ध्रुव ये मत लगा लेना। वह मोक्ष मार्ग में ध्रुव का अभी काम नहीं है, तो जब वस्तु स्वरूप की चर्चा चलेगी तब ध्रुव की बात आएगी। यहाँ पर ध्रुव की बात नहीं चाहिए। तो यहाँ पर किसकी फरमाइश होगी साहब? तो यहाँ पर होगी पर्यायगत शुद्धता की बात चलेगी। यहाँ पर पर्यायगत शुद्धता की बात चलेगी, बराबर संवर निर्जरा बराबर आत्मस्थिरता बराबर शुद्ध, इन तीनों को मिला करके शुद्ध कहेंगे। और व्यवहार बोला तो पर्यायगत अशुद्धता, उसी को कहेंगे आश्रवबंध, उसी को कहेंगे आत्मा में अस्थिरता या शुभ भाव शुभ क्रिया, इसी को एक शब्द में कहते हैं अशुद्ध। ओके, गुड टू गो। एक इसमें विशेष बात जरूर समझना, जो वस्तु स्वरूप का निश्चय व्यवहार होता है वो अनादि निधन होता है, और जो मोक्ष मार्ग का निश्चय व्यवहार होता है वो टेम्पररी लगता है, बहुत लिमिटेड पीरियड के लिए लगता है। ओके, अब कैसे मैं आपको ये बताता हूँ। मुझे बताइए, क्या हमारी आत्मा त्रिकाल से शुद्ध है? स्वभाव से क्या त्रिकालवर्ती शुद्ध है? तो इसी को कहेंगे वस्तु स्वरूप का निश्चय। वस्तु स्वरूप में जो शुद्ध कहा जाता है ना, वो ये शुद्ध है। ओके, और अच्छा अब मुझे बताइए कि वर्तमान में जो हमारी पर्याय है, ठीक है, वो शुद्ध है या अशुद्ध है? ठीक है, वो अशुद्ध है। तो जो द्रव्यगत अशुद्धता है उसी को यहां पर पर्याय कह दिया, उसी को यहां पर पर्याय कह दिया, क्योंकि भेद रूप देखेंगे तो व्यवहार खड़ा हो जाएगा, अशुद्धता खड़ी हो जाएगी। ओके, अब मोक्ष मार्ग के प्रकरण में आ जाइए। अब मोक्ष मार्ग का प्रकरण ये कहता है
कोई जीव चतुर्थ गुणस्थानवर्ती है। चलो चतुर्थ गुणस्थानवर्ती में थोड़ा ये कंफ्यूजिंग हो सकता है, अपन छठे सातवें गुणस्थानवर्ती में पहले लगाते हैं। मुनिराज है, ठीक है, सातवें गुणस्थानवर्ती है। अब बाहर में देखने पर वही मुनिराज है, कोई दूसरे मुनिराज नहीं है, वही मुनिराज है। थोड़े टाइम पहले वे सातवें गुणस्थान में थे, सातवें गुणस्थान में थे मतलब समूह निर्जरा, उसी को हम कहेंगे इस शुद्धोपयोग में है। ओके, और जैसे ही वे छठवें गुणस्थान में आ गए, छठवें गुणस्थान में आ गए तो क्या होगा, सब बाहर में क्रियाएं दिखने लग जाएंगी, आहार विहार निहार की क्रियाएं दिखेंगी, 28 मूल गुणों के पालन रूप क्रिया दिखेगी, बराबर। इसी को कहेंगे मोक्ष मार्ग में व्यवहार, इसी को मोक्ष मार्ग में व्यवहार कहेंगे। ओके, अब समझना, जो शुभ भाव शुभ क्रियाएं होती है वो भूमिका के अनुसार होती है। जैसे जैसे कषाय कम होती है वैसे वैसे बाहर की क्रियाएं भी बदलती है, ये समझना। चतुर्थ गुणस्थानवर्ती जीव है, ठीक है। एक एनालिसिस ऐसा करते हैं, चतुर्थ गुणस्थानवर्ती जीव है, पंचम गुणस्थानवर्ती जीव है, और कोई मुनिराज है छठे सातवें गुणस्थानवर्ती। ये तीनों ही जीव शायिक सम्यक दृष्टि है। उदाहरण लेना, ये तीनों ही जीव शायिक सम्यक दृष्टि है। अब मुझे बताइए, चौथे गुणस्थानवर्ती जीव मंदिरादिक बनवाएगा या नहीं बनवाएगा? मंदिरादिक बनवाएगा या नहीं बनवाएगा? बनाएगा। उदाहरण देना जरा एक आध। परफेक्ट परफेक्ट। भरत चक्रवर्ती जी ने भी 72 जिनालयों की स्थापना की थी, ऐसा प्रथमान योग में आता है। अब वे तो है चतुर्थ गुणस्थानवर्ती, तो चौथे गुणस्थान में रहकर के ये सब क्रियाएं होती है। ओके, अब पंचम गुणस्थानवर्ती कोई जीव है। ओके, तो पंचम गुणस्थानवर्ती जीव क्या ये कहेगा मंदिर बनाओ, नींव खोदो, क्या ऐसी क्रियाएं कहेगा? क्यों? कोई त्यागी होकर मंदिर आदि नहीं बनवाता, बराबर। तो उसके स्तर पर कैसी क्रियाएं देखने को मिलेगी? जैसे प्रवचन करना है, स्वाध्याय आदि करवाना है, जरूर होगा। रोज क्लास लगेगी जी, रोज क्लास लगेगी। तो पंचम गुणस्थानवर्ती के स्तर पर हम ऐसी शुभ क्रिया देख सकते हैं। किनको? मतलब कोई महाराज जी से कहे मेरा विचार मंदिर बनवाने का है श्रावक, हाँ, तो उसमें तो यही कहेंगे ना अच्छा विचार। नहीं, कोई प्रतिक्रिया नहीं, मुनिराज होकर के ऐसी कोई प्रतिक्रिया नहीं देंगे, क्योंकि 108 कोटि से त्यागी होते हैं। अनुमोदना भी करेंगे तो उतना ही आश्रय लगेगा। अब मुनिराज के स्तर पर वो शुभ क्रिया, मैं वही तो कह रहा हूँ, मुनिराज के स्तर पर अब वो शुभ क्रिया नहीं रही। मुनिराज के स्तर पर शुभ क्रिया मतलब क्या? बस आपस में चर्चा वार्ता, शास्त्र स्वाध्याय जितना करते हैं उतना, लिखना लिखाना, स्तुति आदि करना, इतना ही। और बहुत बहुत कभी हो अनायास ही श्रावकगण उनके सामने आए तो फिर धर्मानुराग से, धर्म का लोभी जीव जानकर वे उनको उपदेश दे देते हैं। ये बहुत कदाचित का प्रसंग है, बहुत रेयर प्रसंग है। रोज रोज होगा नहीं, इनकी कक्षा लगेगी नहीं लगेगी, क्योंकि कक्षा लगेंगी ये कहेंगे तो आज यहाँ पर होगी, कल 15 किलोमीटर आगे होगी, दूसरे दिन और आगे 15 किलोमीटर, उसके आगे 20 किलोमीटर, और ऐसा कितने जाएंगे। और जितनी गाड़ियाँ वगैरह दौड़ेंगी सब उनके निमित्त से दौड़ेंगी, तो सारा का सारा आश्रय उनके माथे चढ़ जाएगा। तो कहने की बात मेरी इतनी है कि वो अनुमोदना भी नहीं करेंगे, ठीक है। तो शुभ भाव का स्तर, शुभ क्रिया का स्तर बदलते जाता है, मैं इतना भर कहना चाह रहा हूं, बराबर। ये क्या हो गया अपना, ये तो मैंने आपको कुछ थोड़ा बहुत उदाहरणों के माध्यम से समझाने की कोशिश की। अब ठीक है, अब इस फॉर्मेट को, इस टेबल को बेस बनाते हुए अपन अभी थोड़ा आगे बढ़ने वाले हैं। अब एक और चार्ट आपको बनाना पड़ेगा, ठीक है। चार्ट ऐसा बनेगा कि मोक्ष मार्ग की अपेक्षा और वस्तु स्वरूप की अपेक्षा निश्चयाभासी, व्यवहाराभासी, उभयाभासी, ये किस प्रकार की भूल करते हैं।
क्योंकि अल्टीमेटली तीनों तो भूले हुए ही हैं। निश्चयाभासी भी भूला हुआ है, व्यवहाराभासी भी भूला हुआ है, उभयाभासी भी भूला हुआ है। तो इनकी वस्तु स्वरूप संबंधी क्या भूल चलती है और मोक्ष मार्ग संबंधी क्या भूल चलती है, इसका यहाँ पर हम थोड़ा विचार करते हैं। आइए, इसके लिए भी आपको एक टेबल बनाना है। अब मैं यहाँ पर कहूँगा आप साथ साथ टेबल बनाते जाइए, ये साथ साथ टेबल बनाते जाइए और साथ साथ चर्चा भी करते जाएंगे अपन। तो 3 कॉलम बनाइए। मिथ्या दृष्टि, पहले कॉलम का हेडिंग दीजिए मिथ्या दृष्टि, दूसरे कॉलम का हेडिंग दीजिए वस्तु स्वरूप संबंधी भूल, दूसरे कॉलम का हेडिंग दीजिए वस्तु स्वरूप संबंधी भूल, तीसरे कॉलम का हेडिंग दीजिए मोक्ष मार्ग संबंधी भूल। पॉइंट नंबर 1 लिखिए निश्चयाभासी। अब निश्चयाभासी क्या भूल करता है ये जो आपको बताता हूँ। वैसे आपको क्या लगता है निश्चयाभासी क्या भूल करता होगा? आप थोड़ा विचार कीजिए। आपके सामने निश्चय व्यवहार मोक्ष मार्ग में और वस्तु स्वरूप में कैसे लगता है, इसका चार्ट आपके सामने है। अब आपको बताना है निश्चयाभासी इनमें क्या भूल करता होगा। वस्तु स्वरूप संबंधी निश्चयाभासी की क्या भूल होती होगी? चलो मैं बताता हूँ। मेरी आवाज़ आ रही है बराबर? ओके। वस्तु स्वरूप में अपन ने क्या देखा था? वस्तु स्वरूप में क्या देखा था अपन ने निश्चय और व्यवहार के बारे में? बराबर, द्रव्यगत शुद्धता के बारे में बात की थी। मतलब निश्चयभासी क्या करता है, केवल स्वयं को शुद्ध मान करके आलसी निरुद्यमी हुआ है। ये वर्तमान में जो अशुद्धता है उसका पूर्णतया उच्छेद कर देता है, उसको स्वीकार ही नहीं करता। तो पॉइंट नंबर 1 लिखिए वहाँ पर। निश्चयभासी के लिए वस्तु स्वरूप संबंधी जो भूल है उसके लिए पॉइंट नंबर 1 लिखिए पर्यायगत अशुद्धता का पूर्णतः अस्वीकार। या फिर वर्तमान पर्यायगत, ऐसा लिखिए, वर्तमान पर्यायगत अशुद्धता का पूर्णतः अस्वीकार। और दूसरा पॉइंट लिखिए वहीं पर, वस्तु को पूर्णतः अभेद मानता है। क्यों साहब, अभेद नहीं है क्या? अरे है, परंतु वो दूसरी अपेक्षा स्वीकार करने को ही तैयार नहीं है। ठीक है, दूसरी अपेक्षा स्वीकार करने को ही तैयार नहीं है। अब आप बताइए ये मोक्ष मार्ग संबंधी क्या भूल करता होगा? ये क्या भूल करता होगा मोक्ष मार्ग संबंधी? चलो मैं बताता हूं। जो अपन ने भूमिका के अनुसार प्रवर्तने वाली शुभ क्रियाएं, जो होने वाले शुभ भाव है, सो पूर्णतः उसका उच्छेद करता है। वो कहता है व्रत तपस्चरण कुछ नहीं होता, या 28 मूल गुण आदि कुछ नहीं होते। वो व्रत तपस्चरण आदि सबको क्या कहना चाहिए, व्रत त्याग आदि सबको उसका उच्छेद कर देता है, उसका भी स्वीकार नहीं करता। तो लिखिए शुभ भाव भूमिका के अनुसार, भूमिका के अनुसार होने वाली शुभ क्रिया, भूमिका के अनुसार होने वाली शुभ क्रिया ऑब्लिक
शुभ भाव का उच्छेद मतलब शुभ क्रिया शुभ भाव का वो पूर्णतः उच्छेद कर देता है। ओके, अब मुझे बताइए व्यवहाराभासी क्या भूल करता है? व्यवहाराभासी क्या भूल करता होगा? आपको बराबर उल्टा लगाते जाना है। जैसे वस्तु को सर्वथा भेद रूप मानता है, पॉइंट 1। पॉइंट नंबर 2, जीव को शरीर वाला मानता है। जीव को शरीर वाला मानता है। यह वस्तु स्वरूप संबंधी भूल में लिखेंगे व्यवहाराभासी के लिए। वस्तु को सर्वथा भेद रूप मानता है, जीव को शरीर वाला मानता है। मोक्ष मार्ग संबंधी क्या भूल करता होगा? बताइए, मोक्ष मार्ग संबंधी क्या भूल करता होगा? हाँ हाँ, व्यवहाराभासी मोक्ष मार्ग संबंधी क्या भूल करता है? अरे बहुत सरल उत्तर है। व्यवहाराभासी मतलब व्यवहार ही का पक्ष आया है, मतलब निश्चय के पक्ष को बिल्कुल स्वीकार नहीं करता। बस वही सारे पॉइंट्स आपको बताने हैं। जो होने वाली आत्मस्थिरता है उसको बिल्कुल भी गिनता नहीं है और सर्वथा शुभ क्रिया शुभ भाव से ही मोक्ष होना मानता है। इतना सा आपको बताना था। सिंपल है, बहुत सिंपल है। संवर निर्जरा का यह उच्छेद कर देता है व्यवहाराभासी। उभयाभासी क्या भूल करता होगा वस्तु स्वरूप संबंधी? तो कहते हैं वस्तु को भेद रूप भी मानता है, वस्तु को अभेद रूप भी मानता है। अच्छा, तो इसमें और फिर स्यादवाद में फर्क क्या रहा? स्यादवादी भी तो यही कहता है कि वस्तु नित्य अनित्यात्मक है, वस्तु भेद अभेदात्मक है। ये भी तो वही मान रहा है, वस्तु भेद वाली भी है, वस्तु अभेद वाली भी है। बात इतनी सी है कि इसको अपेक्षाओं का ज्ञान नहीं है। इसको अपेक्षाओं का ज्ञान नहीं है कि भेद रूपता कही सो पर्याय की अपेक्षा कही, जो अखंडता कही वो द्रव्य की अपेक्षा कही, ये उसको अपेक्षा का ज्ञान ही नहीं है, इसलिए उसको उभयाभासी कह दिया। ठीक है, जैसे कोई व्यक्ति पति भी है और पिता भी है। कोई व्यक्ति पति भी है पिता भी है, तो क्या एक ही विशिष्ट अपेक्षा से पति है या सॉरी मैं ये कहना, एक ही व्यक्ति की अपेक्षा पति और पिता दोनों है क्या? वह व्यक्ति पिता और पति एक ही व्यक्ति की अपेक्षा है क्या? नहीं, बराबर। पत्नी की अपेक्षा विचार करे तो वो व्यक्ति पति कहलाएगा, और पुत्र की अपेक्षा विचार करे, पुत्री की अपेक्षा वह पिता कहलाएगा। ओके, बस ये अपेक्षा का कोई ज्ञान न करता हुआ वो बस इतना कहता है कि ये व्यक्ति है, ये पति भी है, ये पिता भी है, ये पति भी है, ये पिता भी है, ये पति भी है, पिता भी है। उसको अपेक्षाओं का ज्ञान नहीं है कि किसकी अपेक्षा पिता है और किसकी अपेक्षा पति है, कुछ पता नहीं। ओके, और मोक्ष मार्ग संबंधी क्या भूल करता है ये व्यवहार उभयाभासी? तो उभयाभासी ये भूल कर देता है कि शुभ भाव भी चाहिए, शुद्ध भाव भी चाहिए। दोनों के होने से दोनों का 50-50% कॉन्ट्रीब्यूशन मानता है और दोनों से मोक्ष होना मानता है। ये उभयाभासी की भूल है। जबकि होना क्या चाहिए था कि शुभ भाव तो करना और एक्सट्रीमली शुद्ध भाव तो करना और शुभ भाव ये हो जाएंगे, शुद्ध भाव को करना, शुभ भाव ये हो जाएंगे, ऐसा तो होना चाहिए था तुम्हारा श्रद्धान, जबकि वैसा श्रद्धान नहीं करता है। ओके,
कितने जन समझ रहे हैं मैं क्या कह रहा हूँ? यस डेफिनेटली टाइम लगेगा। मैं एक काम करता हूँ, अभी हाल आधे एक घंटे में ये प्रवचन अपलोड कर देता हूँ। मैं चाहूँगा कि आप इसको पुनः 2-3 बार सुने, 2-3-4 बार आप सुनेंगे तो जा करके आपको थोड़ी सी इस बारे में क्लैरिटी आएगी। क्योंकि इसकी क्लैरिटी अगर नहीं आएगी तो आप पूरे 7वें अधिकार में झूमते रहेंगे, झूमते कह रहा हूँ, घूमते रहेंगे यार ये कैसे कहा, वो कैसे कहा, ये आपको कुछ भी ख्याल में नहीं आएगा। इसलिए ये चार्ट आप पक्का कर लीजिए, आपको पूरे 7वें अधिकार में कहीं दिक्कत नहीं आएगी। ओके ठीक है, चलिए कोई प्रश्न हो तो पूछ सकते हैं, नहीं तो अभी मैं यही रुक जाऊंगा क्योंकि विषय बहुत हैवी हो चुका है अपना, बहुत ही ज़्यादा हैवी है, तो इसको पचाने के लिए भी टाइम लगेगा। तो अभी रुकते हैं अपन। नहीं है प्रश्न, चलिए रुकते हैं, जिनवाणी स्तुति करेंगे।